अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दिन के 2 बजे का वक्त था। जून का महीना और लाइट भी ऑफ थी। ऊपर से छुट्टी का दिन, सारा मजा ही खराब हो चुका था। शदीद गर्मी की वजह से सख्त बेचैनी महसूस हो रही थी, तो मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या इलाही आज मौसम खुशगवार कर दे और तेज आंधी के साथ बारिश भी बरसा दे, क्योंकि तेज आंधी के साथ मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। कहा जाता है कि कभी कभी फौरन दुआ कबूल हो जाती है, और मेरी भी दुआ कबूल हो गई। आसमान पर बादल छाने लगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, सूरज भी बादलों की ओट में चला गया। मौसम निहायत खुशगवार हो गया। अब इतने प्यारे मौसम में घर बैठना मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मैंने अपने दोस्त अख्तर को कॉल की कि चलो यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इतना प्यारा मौसम है, इससे जरूर लुत्फ अंदोज होना चाहिए। मगर किसी मजबूरी के तहत अख्तर ने माजरत कर ली और मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। मैंने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दौड़ा दी। हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो चुकी थी। मैंने गाड़ी में एक खूबसूरत गाना ऑन किया जिसके बोल दिल को बहुत भले महसूस हो रहे थे। रिम जिम गिरे सावन। अरे मैं अपना तारुफ तो करवाना भूल ही गया। मेरा नाम हमजा है। पेशे के लिहाज से गवर्नमेंट टीचर हूँ और बैसियत होमियो डॉक्टर सेकंड टाइम क्लिनिक चलाता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल थी और एमफिल का स्टूडेंट था, और हम एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके में मौजूद वादी में रहते थे। कार सड़क पर दौड़ रही थी। हमारा गांव पसमानदा मगर बहुत खूबसूरत था और शहर से बहुत ज्यादा दूर वाक़ था। मैं अपने गाँव से बहुत दूर निकल आया कि अचानक मेरी गाड़ी एक बहुत पुराने और बोसीदा रेलवे स्टेशन के करीब रुक गई। बारिश बहुत तेज हो गई थी। आंधी बाकायदा तूफान का रूप धार चुकी थी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। मैं बताता चलूं कि ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना था और अब तो महकमा रेलवे ने इसे काफी अरसा पहले बंद कर दिया था और उसकी इमारत को निहायत बोसीदा खतरनाक करार दिया, मगर इमारत अभी भी मजबूत लगती थी। मैं काफी देर गाड़ी में बैठा बारिश रुकने का इंतजार करता रहा और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि आज घर से आखिर निकला ही क्यों। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर थक हार कर बाहर निकला, फिर कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इंजन भी ठीक था, मगर हर कोशिश नाकाम हो गई। इधर उधर बेबस नजरों से देखा, मगर बारिश के कतरों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अचानक मुझे रेलवे स्टेशन की इमारत में छोटी सी रोशनी नजर आई। मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने के लिए इस इमारत में पनाह लिए मौजूद है। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो गाड़ी में तन्हा बैठने के बजाय इस अजनबी राहगीर के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। मैं स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। लाइनें क्रॉस करके प्लेटफार्म पर चढ़ा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सदियों से यहाँ पर किसी का गुजर न हुआ हो। स्टेशन के अहाते को देखकर माजी का वो फर्जी नजारा मेरी आंखों में घूमने लगा कि किसी पुराने वक्त इस स्टेशन पर भी रौनक होती होगी, यहाँ पर भी मुसाफिरों का हजूम रहता होगा। यही सोचता मैं इमारत में दाखिल हो गया। बारिश बहुत तेज थी, बिजली चमक रही थी। अभी मैं इमारत में दाखिल हुआ था कि एक बहुत बड़ी चमगादड़ मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। खौफ की एक लहर मेरे दिल के आर पार हो गई। इमारत में नजर आने वाली रोशनी भी मद्दम होकर खत्म हो गई और अब इमारत में बिल्कुल गुप अंधेरा था, मगर महसूस हो रहा था कि कोई अंदर मौजूद है। उस वक्त शाम के 6 बजे का वक्त था, मगर काली घटा की वजह से हर तरफ सन्नाटा और अजीब सा अंधेरा था जो रात 12 बजे का मंजर पेश कर रहा था। चरिंद और परिंदों की हल्की सी आवाज भी दिल को डराने के लिए काफी थी। हालांकि मैं बहुत मजबूत एहसाब का मालिक था, मगर उस वक्त मेरी हालत देखने वाली थी। खैर, इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने आवाज दी, जनाब अंदर कोई नेक इंसान मौजूद है, कुछ बोलें तो सही। मगर जवाब नहीं आया। खैर, मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की तो ये देखकर हैरान और शिश्तर रह गया कि इमारत के मगरबी कोने में एक निहायत खूबसूरत लड़की फर्श पर फूलों वाला खूबसूरत कपड़ा बिछाई बैठी हुई है। मोटी मोटी आंखें, पतले होंठ, लंबे स्याह बाल, निहायत स्मार्ट जिस्म, जैसे हूर हो। ऊपर से नीले रंग का फिटिंग सूट पहने वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की नजर आ रही थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मैं मुसलसल उसे घूर रहा था। अचानक उसके नशीले लबों में हरकत पैदा हुई, जैसे फूलों की बरसात होने लगी हो, और वो मुझसे मुखातिब हुई, आप कौन हैं, और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा साहिरानापन था। टॉर्च की रोशनी और सख्त अंधेरे में भी वो
हुस्न की देवी मुझे नजर आ रही थी। खैर, मैंने सलाम किया और बताया कि मुझे शौक ने आज फंसा दिया, इसी वजह से इस मनहूस इमारत में मौजूद हूँ। और वाकई मैं खुद को कोस रहा था कि अपने गांव से 150 किलोमीटर दूर इस वीराने में क्यों आया। दौरान सफर कई बार दिल ने मना किया कि यहाँ से ही वापस चलो, मगर मेरा शौक आड़े आया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी लड़की के बारे में कुछ ना पूछा ना सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की और अकेली इस तूफानी और अंधेरी रात में इस बियाबान और खौफनाक इमारत में आखिर क्या लेने आई है। मैं तो बस उसके हुस्न में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, हजारों खूबसूरत लड़कियां देख चुका हूँ, मगर ये लड़की उन सबसे अलग, खूबसूरत और पुरकशिश थी। थोड़ा होश आने के बाद मैंने उससे बाकायदा इजाजत चाही कि मैं आपके पास बैठ जाऊं, तो उसने खिलाफे तवक्को फौरन इजाजत दे दी। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि चुड़ैलों के पांव उल्टे होते हैं। मैंने उसके पांव बगौर देखे, मगर वो बिल्कुल आम लड़कियों की तरह ही थे। फिटिंग कपड़ों में मलबूस उस लड़की का अंग अंग मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। उसके हाथ इतने सफेद थे कि फौरन पकड़कर चूमने को दिल चाह रहा था। खैर, थोड़ी सी रस्मी बातों के बाद मैंने उस हसीना से उसका तारुफ पूछा और इस इमारत में ठहरने की वजह पूछी, तो उसने जवाब दिया, बाबूजी, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे अब्बू रहते हैं, बाकी सब ऊपर को सुधार गए। अब्बू किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए हैं। मैं भी किसी अहम काम से गांव से बाहर आई थी, मगर बारिश ने इस इमारत में जबरदस्ती धकेल दिया। उसने अपना नाम नाजली बताया। मैंने उठकर बिना दरवाजे के खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि बारिश की क्या सूरत हाल है, मगर बारिश थमने के बजाय बहुत तेज हो रही थी। बिजली की गिड़गिड़ाहट खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। कुछ ही देर में हम आपस में घुल मिल गए और खुलकर बातें करने लगे। मैं एक पढ़ा लिखा, बाज़मीर और बाशऊर इंसान हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिलो दिमाग पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। हमारी आम गुफ्तगू धीरे धीरे दोस्ताना रवैया इख्तियार कर गई और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मोबाइल फोन की बैटरी डेड हो गई। नाज़ली के पास मोबाइल फोन नहीं था। अब मैं अपने घर इतला करने से भी कासिर था। यकीनन मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान होंगे, मगर बारिश ने तो शायद आज पूरी रात बरसने की ठान ली थी। हर तरफ पानी दरिया का मंजर पेश कर रहा था। बिजली की चमक से दिखाई देता था, मगर खुशकिस्मती से इमारत ऊंची जगह पर होने की वजह से हम पानी से महफूज थे। जून के महीने में भी हमें सर्दी का एहसास हो रहा था। मोबाइल फोन बंद होने से टाइम का पता नहीं चल सका कि कितना वक्त बीत चुका है, मगर भूख का एहसास होने लगा। वैसे मेरी गाड़ी में हल्का फुल्का खाने का सामान हमेशा मौजूद रहता है, मसलन कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, केक और निमको वगैरह। मैंने हिम्मत करके गाड़ी से सामान निकाला और हम दोनों ने मिलकर खाया। बातों ही बातों में शायद रात का एक पहर गुजर चुका था। मैंने नाज़ली से पूछा कि आपके घर तो कोई नहीं, मगर पड़ोसी वगैरह तो परेशान होंगे कि आप घर नहीं पहुंची, और वैसे आपके गांव का फासला यहाँ से कितना है, शायद वो आपको ढूंढने यहाँ तक आ जाएं। उसने जवाब दिया, गरीबों की किसी को कोई फिक्र नहीं होती। हमारे गांव वाले वैसे तमाशा देखने वाला मिजाज रखते हैं और हमारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर है। बारिश ने तो आज हैरान कर दिया, तेज से तेज और तूफान भी ऐसा कि दिल डर के मारे डूबने लगता, मगर एक हसीना की मौजूदगी में डर भी दूर भाग गया। हम दोनों बैठे बैठे थक गए। वैसे भी कुदरती तौर पर इंसान आखिर कितनी देर बैठ सकता है। फिर नाज़ली ने खुद ही मुझसे कहा, जिस कपड़े पर हम बैठे हैं ये काफी बड़ा है, जिस पर दोनों हम आराम से लेट सकते हैं, इसलिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम थोड़ी देर बाद जरा फासले पर लेट गए। मौसम बहुत सुहाना था, इतना प्यारा कि इजहार के लिए अल्फाज नहीं। हमें लेटे अभी थोड़ी देर हुई थी कि नाज़ली और मैं कुछ और ही सोच रहे थे। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं मुकम्मल तौर पर बेख्तियार और बेबस हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी कोई होश नहीं था। उसी लम्हे नाज़ली मेरे बिल्कुल पास आकर लेट गई। वो हुस्न की देवी, हुस्न का खजाना, वाकई एक कुदरत का करिश्मा नजर आ रही थी। गुप अंधेरे में जब बिजली चमकती उसका हुस्न मुझे तड़पा देता। उसने मुझ पर अजीब सा सहर तारी कर दिया। मैं बिल्कुल हिप्नोटाइज हो चुका था। किसी रिबोट की तरह उसके हर हुक्म पर काम कर रहा था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। बारिश अपने अरूज पर थी और धीरे धीरे वो सब कुछ हो गया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। यह हादसा मेरी जिंदगी में पहली बार रूनुमा हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी नीच हरकत पर भी उतर सकता हूँ। नदामत की वजह से मुझे खुद से घिन आने लगी। मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर चुका था। जब होश आया तो मैंने उठकर इधर उधर देखा। बारिश थम चुकी थी, मगर मुझे हैरत अंगेज तौर पर नाज़ली कहीं नजर नहीं आई
आसमान पर धूप निकल चुकी थी। मैं फौरन वहां से बाहर निकला, बहुत दौड़ धूप की, मगर वो कहीं नजर ना आई। मैंने सोचा कि ये क्या माजरा है, कि कहीं मैंने रात को कोई खूबसूरत ख्वाब तो नहीं देखा। इसी कश्मकश में और बेहयानी में एक बार फिर इमारत में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस कपड़े पर हम रात को सोए थे वो मौजूद था, और कुछ निशानात की मौजूदगी ने रात के वाक़े को सच्चा होना साबित कर दिया। मैं सख्त परेशानी के आलम में था कि आखिर वो गई कहाँ, उसे जमीन खा गई या आसमान। मैंने फौरन उसके गांव जाने का इरादा किया, जिसका सबब बस मेरे दिल में उसकी चाहत थी। मैं हर हाल में उसे देखने की ख्वाहिश कर बैठा, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि मैं उसके प्यार में दीवाना हो चुका था। मगर अचानक घर वालों का ख्याल आया कि वो रात भर मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो चुके होंगे। फिर मैंने फौरन गाड़ी की तरफ तवज्जो की। जानता था कि गाड़ी खराब है, मगर फिर भी आखिरी कोशिश की और हैरत के अंगेज तौर पर गाड़ी फराटे भरती हुई वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगी। घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर रोने लगी। बाकी घर वालों की खुशी से मेरे आने की ऊंची आवाज में नवीद सुनाने लगी कि देखो हमजा वापस आ गया। सब खानदान वाले मुझे देखकर खुश हुए और मुझसे अब्बू ने कहा, बेटा हमजा, हमने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, तुम्हारे सब दोस्तों और अपने सब रिश्तेदारों से पूछा, मगर तुम्हारी कुछ खबर न थी। तुम्हारे दोस्त अख्तर ने कहा कि हमजा ने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का कहा था, मगर बहालत मजबूरी में उसके साथ नहीं जा सका। तो हमने अख्तर के साथ तुम्हें तलाश करने की कोशिश की, मगर हमें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने अम्मी से कहा, आप सब बेफिक्र रहें, परेशानी अपनी जगह जायज है। बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ी इलाके में फंस जाना आम सी बात है। आखिर एक रात की तो बात थी, आखिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। समझ जाते कि तेज बारिश की वजह से कहीं फंस गया होऊंगा, सुबह आ जाएगा। अम्मी से पहले ही अब्बू बोले, हमजा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक रात की बात कर रहे हो और आज तुम पूरे 21 दिन के बाद घर वापस आए हो। मुझे ये बात सुनकर हैरत का शदीद धचका लगा और मैं तकरीबन उछल पड़ा। वालदैन के ढेरों सवालात के जवाबात देने के बजाय मैंने टाल मटोल करके बात खत्म की, जिसमें मुझे काफी दुश्वारी पेश आई। मगर मैंने उनको हमेशा की तरह अपनी बातों और दलाइल से कायल करने की कोशिश की, मगर अब्बू किसी गहरी सोच में पड़ गए। अलबत्ता बाकी लोग मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। मैं बहुत परेशान और हैरान था, दौड़कर वापस उसी रेलवे स्टेशन जाना चाहता था, मगर घर वालों की वजह से ना जा सका। रात होते ही चुपके से मैं घर से निकला और फौरन उसी मंजिल की तरफ चल दिया। मैं नहीं जानता था कि नाजली आज की रात मुझे शायद ना मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रात मिलन की हो। मगर असल बात तो ये थी कि मैं उस हसीना पर दिल बुरी तरह हार बैठा था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। इस हुस्न की देवी की शहजादी के बगैर मेरा एक पल भी गुजारना मुश्किल नजर आ रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे पूरे जिस्म से उस हसीना के क़यामत खेज जिस्म की खुशबू अभी तक आ रही थी, और मैं ये बात भी मुकम्मल तौर पर फरामोश कर बैठा था कि मैंने उसके साथ महज एक रात गुजारी थी, मगर ये एक रात 21 रातों में कैसे बदल गई। मगर अब मुझे इस बातों से कोई सरोकार नहीं था। मुझे तो बस उस हसीना के दीदार की चाहत थी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और मैं जल्दी ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। भागकर अंदर दाखिल हुआ, मोबाइल फोन से रोशनी की और सामने नाजली को बैठा देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। आज तो वो हुस्न की देवी और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सुर्ख रंग के सूट में वो हैरान कुन नजारा पेश कर रही थी। इतने अच्छे कपड़े कि मुझे उसे देखकर हैरत होने लगी। फिर इसी तरह मेरा दिमाग घूम गया। दूसरे दिन उससे इजाजत चाही तो नाजली किसी सूरत भी मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर घर वालों की वजह से मैं यहाँ से जल्दी निकलकर घर पहुंचना चाहता था। मगर जाने से पहले नाजली ने मुझसे कहा, देखो हमजा, मैं तुम्हारे बगैर किसी सूरत नहीं रह सकती। तुम हर हाल में रात को इसी टाइम मिलने जरूर आया कर लो, वरना मैं जान दे दूंगी। मैंने फौरन प्यार से उसका हाथ पकड़ा। मेरे गांव आने की जुर्रत ना करना, क्योंकि अगर किसी को हमारे प्यार और मिलन की खबर हो गई तो मेरा बूढ़ा बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, और ऐसी सूरत में मेरा और तुम्हारा हकीकी मिलन नामुमकिन है। लेकिन मुझे तो उसकी हर शर्त मंजूर थी, क्योंकि मैं तो उसका दीवाना था और उसके बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं फौरन घर की जानिब वापस चला। घर में सब मेरा इंतजार कर रहे थे और गुस्से में थे कि रात के 2 बजे तुम कहाँ थे। मैंने किसी के बहाने से उनको राजी किया और सोने के लिए कमरे में चला गया। काफी दिन छुट्टियों के बाद स्कूल गया तो साथी टीचर ने कहा, हमजा साहब बगैर बताए पूरा महीना कहाँ गुजार आए।
जनाब, चंद शो काज नोटिस आपका इंतजार कर रहे हैं। भला हो हेड टीचर का, जिन्होंने अभी तक सब कुछ संभाल रखा है और जनाब की रोजी बची है, और आप घर से भी 21 रोज से बताए बगैर गायब थे और इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में पड़ गए हों। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। कोई मेरी बातों से मुतमईन हुआ और कोई नहीं, क्योंकि झूठी बातों और झूठे दलाइल से सबको मुतमईन करना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता महकमाना कार्रवाई से मेरी एक तरक्की रोक दी गई। अलबत्ता नौकरी बच गई। सेकंड टाइम मैंने क्लिनिक भी बंद कर दिया। हालांकि मैं अपने इलाके का एक नामवर होम्यो फिजिशियन था। अल्लाह ने मेरे जरिए कितने ही बेलाद जोड़ों को औलाद की दौलत से नवाजा था। बेशक मैं सिर्फ जरिया था, देने वाली अल्लाह की जात थी। बेशुमार दायमी मरीज मेरी दुआओं से शिफायाब हुए, लेकिन इश्क ने मेरा क्लिनिक बंद करवा दिया। खैर, मैं रोजाना किसी न किसी बहाने घर से निकल जाता और वही अपने ठिकाने पर पहुंच जाता, और नाजली हमेशा मेरे इंतजार में होती। और फिर वही रातें। कई बार स्कूल से मिन्नत समाजत करके छुट्टियां ली और तालीमी टूर का बहाना करके कई रोज नाजली के पास रहता, और इसी तरह दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। और इस दौरान कई बार मैंने नाजली से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजता हूँ। मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो तुम्हें बताऊंगी। और मैं ना चाहते हुए भी अपने होंठ सी लेता। इधर घर वालों ने बचपन से ही मेरे मामू की बेटी से मेरी मंगनी तय कर रखी थी, जिसे मैंने कभी तस्लीम नहीं किया था। लेकिन अब मामू की जानिब से शादी के लिए बहुत जोर था। मगर मैं तो नाजली को अपना सब कुछ मान चुका था। अम्मी को अतमाद में लेकर नाजली के मुतल्लिक बात की तो उन्होंने फौरन मना कर दिया और कहा, तुम्हारी ममानी पहले ही दमा की मरीजा हैं, मैं उन्हें मजीद दुख नहीं दे सकती, और बेटा तुम किसी अजनबी की खातिर मेरे भाई को मुझसे अलग नहीं कर सकते। दूसरी जानिब मैंने नाजली से बहुत कहा कि मेरे घर के हालात हमारे बारे में ठीक नहीं है, शादी का कोई रास्ता निकालो। मैंने उसकी मोहब्बत में अंधेपन का मुजाहरा करते हुए कोर्ट मैरिज का ऑप्शन भी उसे दिया कि अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानते तो मैं उनके पांव पकड़कर तुम्हें मांग लूंगा। मगर उसने मुझे ना सिर्फ मना किया बल्कि मेरी तमाम बातों को हवा में उड़ा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। नाजली से पूछना चाहा कि आखिर कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम शादी की मुझसे हामी नहीं भर रही। मगर वो हमेशा मुस्कुराहट से बात टाल देती, मगर मैं उसकी मोहब्बत में गुम कुछ न कहता। इत्तफाक से उन्हीं दिनों मेरी ममानी जान फौत हो गई। अब्बू की तबीयत शुगर की वजह से नासाज थी और बहन के एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, इसलिए बहालते मुझे मजबूरी फौरन अम्मी के साथ ममानी के घर जाना पड़ा। मामू का गांव हमारे शहर से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर था, और इस वजह से हमें सालों साल बाद ही वहां जाते, और ममानी की वफात पर जाना तो बहुत जरूरी था, और नाजली के पास मोबाइल ना होने की वजह से मेरा उससे राब्ता ना हो सका। खैर, ममानी के घर हमें 5 दिन लग गए और मेरे लिए ये दिन क़यामत से कम न थे। पूरी रात में जाग कर गुजारता। मेरी मंगेतर सायमा दिलो जान से मेरी खिदमत में लगी रहती। माँ के मरने के बावजूद वो हर तरह से मेरा ख्याल रखती। वो आला तालीम याफ्ता और गवर्नमेंट मुलाजमा थी, मगर मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो बस नाजली के वो अपना सब कुछ मान चुका था, जिसके मुतालिक मुझे कुछ इल्म नहीं था कि सिवाय रेलवे स्टेशन की इमारत के वो कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। बस मुझे याद थी तो वो रातें जो मैंने उसके साथ गुजारी। खुदा करके हम घर आए और मैंने रात होते ही दोस्तों का बहाना करके रेलवे स्टेशन की राह ली। मगर घंटों गुजारने के बावजूद नाजली मुझे कहीं नजर न आई, और मैं आधी रात को घर पलटा। फिर रोजाना मैं वहां जाता, मगर नाजली मुझे ना मिलती। कई बार दिल में ख्याल आया कि उसके गांव चला जाऊं, मगर फिर उसके बूढ़े बाप की इज्जत की खातिर और नाजली की जुदाई से डर कर बढ़ते हुए कदमों को रोक लेता। इसी तरह 20 रोज गुजर गए और मेरी हालत गैर होने लगी। मैंने इज्जत की खातिर किसी दोस्त को हमराज भी न बनाया। मेरी सेहत उसकी जुदाई की वजह से दिन ब दिन गिरने लगी। मुसलसल बुखार रहने लगा। डॉक्टर होने के बावजूद सेहत इंतहाई कमजोर पड़ने लगी, हत्ता कि एक दिन ब्लड प्रेशर गिरने से बेहोश हो गया। फिर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। बहुत इलाज करवाया, मगर अफाका न हुआ। आखिर डॉक्टर्स ने कुछ विटामिन की गोलियां लिख कर दी और ये कहकर अस्पताल से फारिग कर दिया कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कमजोरी है, आराम आ जाएगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने स्कूल में छुट्टियों के लिए महकमे में 1 महीने का मेडिकल बनवा कर दिया और एक दिन हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर नाजली के गांव की तरफ चल पड़ा। मैं पहले कभी उस इलाके की तरफ नहीं गया था, बस कभी कभी उस रोड से गुजरता, और वैसे भी ये इलाका बहुत वसमांदा और शहर से बहुत दूर था, पहाड़ियों के दरमियान। अभी मैं रेलवे स्टेशन से गांव की जानिब थोड़ी दूर पहुंचा तो दरख्तों के झुंड से आगे गांव के रास्ते में पहले एक कब्रिस्तान आता है, जो है तो छोटा मगर लगता काफी पुराना है। मैं कब्रिस्तान देखकर हैरान हो गया।
कि नाजली रात को हमेशा इसी कब्रिस्तान से गुजरकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचती थी। फिर सोचा मोहब्बत अंधी होती है, वो मोहब्बत में पागल होकर हर मुसीबत और खौफ को बर्दाश्त करके आती होगी। यही बातें दिल में सोचते और मुख्तलिफ खदशात के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और दरमियान में पहुंचा तो मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। वैसे तो ये दिसंबर की सर्द रात थी, मगर उस वक्त सर्दी इतनी शदीद महसूस हो रही थी कि जैसे रगों में खून जम गया। और उसी टाइम मेरे इर्द गिर्द और मेरे जिस्म से नाजली के नर्म मुलायम जिस्म की खुशबू मुझे महसूस होने लगी, मगर मैंने उससे अपना वहम समझा और आगे निकल गया। कब्रिस्तान में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ताकत मुझे रोकना चाहती हो, मगर मैं कब्रिस्तान से निकलकर गांव की जानिब बढ़ने लगा। काफी फासले के बाद मैं कदरे ऊंचाई पर बने एक निहायत खूबसूरत गांव में पहुंच गया। ये गांव पहाड़ियों में वाक़या था, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पेड़। गांव में एक खूबसूरत नदी भी थी। गर्ज ये कि गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन लोगों की चहल पहल बहुत कम थी। मैं सहमा हुआ था और बराह रास्त नाजली के बारे में किसी से पूछने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। मैंने कभी नाजली के बाप का नाम और पेशा नहीं पूछा, मगर अब तो मेरी निगाहें सिर्फ नाजली को तलाश कर रही थी। मैं दीवानों की तरह गली गली और घर घर नाजली को तलाश करने की गर्ज से निगाहें डाल रहा था, और लोग मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कुछ आदमियों ने मुझसे गांव आने की वजह पूछी तो मैंने कहा गवर्नमेंट मुलाजिम हूं और गांव का सर्वे करने आया हूं, जिससे लोग मुतमईन हो गए। सारा दिन गांव में मेरी नजरें नाजली को तलाश करती रहीं, लेकिन मेरी मुराद मुझे न मिली। आखिर मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो गांव के कोने में चने और मकई के दाने भून कर बेच रही थी। उसके इर्द गिर्द चंद औरतें और छोटे बच्चे जमा थे। मैंने उस औरत से कुछ चने खरीदे और सलाम दुआ की। जब औरतें और बच्चे वहां से चले गए तो मैंने उस औरत को मुकम्मल एतमाद में लेकर और लालच देकर अपनी बात बयान की। नाजली का नाम सुनकर उसने मुझे सर से पांव तक देखा। कहने लगी, बेटा शक्ल से तो तुम मुझे समझदार और पढ़े लिखे लगते हो, मगर। इतना कहकर वो चुप हो गई और बोली, बेटा नाजली तुमसे मिली हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। तुम जिस लड़की की बात करते हो वो कोई और होगी। मगर मैंने उसे नाजली का मुकम्मल हुलिया और निशानियां बताई तो वो सर पकड़कर बैठ गई और गहरा सांस लेकर बोली, अच्छा तो तुम्हें नाजली से मिलना है तो चलो मेरे साथ। वो एक छोटी सी पगडंडी पर चलने लगी और बोली, बेटा नाजली मेरी भांजी है और वो निहायत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसका लफ्ज थी सुनकर मैं चौंक पड़ा। बूढ़ी औरत ने मेरे चेहरे को देखा और मेरी हैरानगी को भांपते हुए मुस्कुराकर बोली, आओ मेरे साथ, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। और मैं भी सोचों के समुंदर में गुम पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और हैरान हुआ कि पूरे गांव का रास्ता तो खत्म हो गया। ये बूढ़ी आखिर कहाँ जा रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद कब्रिस्तान के किसी दूसरे कोने में मेरी नाजली का घर हो। दिल में नाजली से विसाल की दुआएं मांग रहा था। उसका परी जैसा चेहरा बार बार मेरी आंखों में आ रहा था। दिल धक धक कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे सामने देखकर नाजली का रद्द अमल कैसा होगा। कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान पहुंचकर वो औरत रुक गई और एक कब्र की तरफ इशारा कर बोली, बेटा मिल लो अपनी नाजली से और कब्र के सरहाने लगी तख्ती पर भी नजर डाल लो। मेरा जहन मऊफ होने लगा। मेरे पांव तले से जमीन निकलती महसूस होने लगी। पूरा जिस्म कांप रहा था। जब मेरी नजर तख्ती पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। नाजली की तारीख वफात पूरे 21 साल पुरानी थी। तज्जुब और दुख के मिले जुले तासुरात से पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू जारी हुए और कब तक बहते रहे। तभी बूढ़ी औरत मुझसे बोली, बेटा मरने वाले तो कभी दुनिया में नहीं आते और तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा होगा। जाओ अपने घर जाओ और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर कोई काम काज करो। काफी देर सकते की हालत में रहकर फिर मैंने उस औरत से पूछा, ए नेक बख्त, मुझे नाजली के हालात जिंदगी के बारे में भी तो कुछ बता। तब वो बोली, आज से 25 साल पहले जब नाजली की उम्र 18 बरस थी तो ये पूरे गांव में सब लड़कियों से हसीन थी। माँ बाप की आंख का तारा थी। वालिदैन ने इसे बहुत नाज और लाडों से पाला था, इसलिए प्यार से इसे नाजली पुकारते, हालांकि उसका असल नाम सोनिया था। बचपन ही में उसकी माँ गुजर गई और इस दुनिया में ये दोनों बाप बेटी तन्हा रह गए। एक दिन ये रेलगाड़ी के जरिए किसी दूसरे शहर से गांव से वापस आ रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर उतरते ही तेज आंधी और बारिश होने लगी। तभी उस जगह एक लड़का जिसका नाम हमजा था इनको मिला, जिससे नाजली को मोहब्बत हो गई। हमजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। महकमा जंगलात में मुलाजिम था। नाजली और हमजा की मोहब्बत पूरे इलाके में फैल गई। उनकी मोहब्बत की दास्तानें हर जुबान पर आ गईं, मगर नाजली के वालिद लड़के को पसंद नहीं करते थे।
और किसी सूरत अपना दामाद उसे नहीं बनाना चाहते थे। मगर नाज़ली काफी अरसा हमजा से छुप छुप कर मिलती रही और ये दोनों दुनिया से गाफिल होकर तमाम हदें पार कर गए। लोगों ने नाज़ली के वालिद को ताने दिए। बाप ने इकलौती बेटी को बहुत समझाया मगर वो ना मानी। अपने बाप की इज्जत उसके कदमों तले रौंद डाली। एक दिन वो इसी तरह उससे मिलने गई तो उसके वालिद और फूफा ने मौका पर दोनों को पकड़ लिया और दोनों को कुल्हाड़ियों के वार करके मौका पर ही कत्ल कर दिया। उन दिनों लोगों में शऊर की कमी थी, इसलिए दोनों कातिलों को कानून न पकड़ सका। गांव वालों ने गैरत की वजह से कत्ल को अच्छा कदम करार दिया। गांव की लड़कियों को इबरत हासिल हो गई। नाज़ली के बूढ़े बाप को नाज़ली की ओछी और गंदी हरकत की खबरें मिलती रहती और लाख समझाने पर भी नाज़ली न मानती और हमजा से मिलने में ऐसा ना करती तो यूं इस मौत ना मारी जाती। बूढ़ा और बेसहारा बाप आखिर कब तक जीता। 3 महीनों बाद चल बसा और फिर कुछ अरसा बाद उन दोनों का दूसरा कातिल यानी मेरा शौहर भी लुकमा अजल बन गया। ये बातें करती हुई वो बूढ़ी औरत वापसी की राह पर गमजन हो गई और कब्रिस्तान से निकलकर गायब हो गई। मैं काफी देर नाज़ली की कब्र पर बैठा रहा और रोता रहा और फिर वापसी की राह ली। मगर जैसे ही मैं वापस लौटने लगा, नाज़ली के बदन की खुशबू मेरे जिस्म से टकराई। ऐसे लगा जैसे नाज़ली ने मुझे बाहों में लिया हो। मैंने मुड़कर देखा मगर कोई नहीं था। मैं आंसू बहाता कब्रिस्तान से निकलकर स्टेशन की इमारत में दाखिल हुआ तो उसी जगह बैठ गया जहां हमने काफी वक्त इकट्ठे गुजारा, जो मेरी जिंदगी का हसीन वक्त था। आंसुओं की बरसात आंखों से जारी थी मगर मेरी नाज़ली मुझे कहीं नजर न आई। मैं हैरानकुन तौर पर उसके बदन की खुशबू महसूस कर रहा था जैसे वो मेरे साथ बैठी है। खैर मैं घर वापस आ गया और उस दिन से आज तक अक्सर मैं उसी रेलवे स्टेशन और कब्रिस्तान में अपनी नाज़ली की कब्र पर फातिहा पढ़ने जरूर जाता हूँ। मगर वो दिन और आज का दिन मैं नाज़ली के दीदार से महरूम हूँ। मैंने आज तक शादी नहीं की। बेशुमार रिश्ते आए मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं, बहन की भी शादी हो गई। अम्मी के बहुत इसरार के बावजूद मैंने शादी नहीं की। मगर हैरानकुन बात यह है कि कभी कभी नाज़ली के बदन की खुशबू आज भी मेरे जिस्म से आती है। जब तेज आंधी और बारिश आती है तो उसी रेलवे स्टेशन पर जरूर जाता हूँ कि शायद मेरी मोहब्बत मुझे नजर आ जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि मैं नाज़ली के दीदार के बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं महीनों उससे मिलता रहा मगर किसी ने भी हमें कभी नहीं देखा और पहली रात 21 रातों में कैसे बदल गई। और अगर वो कोई रूह थी तो मेरा उससे ये मिलन कैसे होता रहा। और अगर ये सब ख्वाब था तो वो कपड़ा जिस पर हम सोते थे जो कि आज तक मेरे पास है वो किसका था। कोई मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे कि नाज़ली आखिर कौन थी। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।